हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप अगर जादुई मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आपने ये मूवी ज़रूर देखी होगी। दोस्तों, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस मूवी का नाम है द प्रिंस ऑफ पर्शिया। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जो कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी है एक पारसी साम्राज्य की, जिसे पर्शिया भी कहा जाता है। इस राज्य में एक राजा है जिसका नाम है शर्मल और उसका एक भाई है जिसका नाम है निज़ाम। ये दोनों ही अपने राज्य को बड़ी कुशलता से चलाते हैं और उन्होंने कई सारी जंग जीत चुके हैं और अपना बड़ा सा राज्य साम्राज्य हासिल कर लिया है। राजा शर्मल और उसका भाई निज़ाम दोनों ही एक दूसरे की तरफ वफादारी से पेश आते थे। उसी के साथ साथ उनकी प्रजा भी उन लोगों से काफ़ी वफादारी से पेश आती थी। इसीलिए उन्होंने कई सारे राज्य जीतकर कई सल्तनत अपने नाम कर ली थी। जिस तरह राजा अपने प्रजा से वफादार रहता है, उसी तरह राजा भी अपने प्रजा से वफादारी की उम्मीद करता है। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि राजा अपने सैनिकों के साथ टहलने निकलता है। राजा अपनी सल्तनत का मुआयना कर रहा होता है, तभी उसके सामने अचानक से एक बच्चा आ जाता है और उस बच्चे की वजह से वहाँ पर एक सैनिक अपने घोड़े के ऊपर से गिर जाता है। इसीलिए उस बच्चे को कई सिपाही मिलकर सज़ा देने लगते हैं, लेकिन उस बच्चे को बचाने के लिए उसका एक दोस्त आ जाता है। उस लड़के का नाम होता है दास्तान। ये बच्चा अपने दोस्त को बचाने के लिए उन सिपाहियों पर सेब मारकर फेंकता है। इसी वजह से वो सारे सिपाही अब उस बच्चे के यानी कि दास्तान के पीछे लग जाते हैं। जैसे ही राजा के सिपाही उन दो बच्चों को पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो दोनों भागने में इतने माहिर होते हैं कि पलक झपकते ही वो छत पर पहुँच जाते हैं और उनके सिपाही उनका पीछा करने लगते हैं। तभी कई देर तक वो दोनों किसी के हाथ में नहीं आते। थोड़ी देर बाद दास्तान अपने दोस्त को छुपने के लिए कहता है और उसका दोस्त चुप जाता है। उन सिपाहियों का ध्यान भटकाने के लिए दास्तान एक छत से दूसरी छत की ओर कूदने लगता है। इसी कूदम कुदाई में कई सारे सिपाही घायल भी हो जाते हैं और कई सिपाही नीचे गिर जाते हैं। ये सब राजा नीचे से देख रहा होता है। तभी उसी बीच दास्तान को पकड़ लिया जाता है और राजा के सामने पेश कर दिया जाता है। अब उस बच्चे ने यानी कि दास्तान ने अपने दोस्त के प्रति दिखाई हुई दरियादिली, उसकी होशियारी, उसकी ताकत और उसकी हिम्मत के वजह से राजा काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उससे उसके माता पिता का नाम पूछता है। तभी वो बताता है कि वो अनाथ है। राजा उसकी दिलेर और होशियारी से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि राजा उसे गोद ले लेता है और वो इस सल्तनत का एक और राजकुमार कहलाया जाता है। हालांकि उस राजा को पहले से ही दो बेटे होते हैं, लेकिन आज उसका परिवार पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। अब इस बात को 15 साल बीत जाते हैं, लेकिन अब पारसिया साम्राज्य यहीं पर नहीं रुकता। वो अपना साम्राज्य आगे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए वो अपना सेना को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। उनके साथ होता है उनका सबसे वफादार यानी कि निज़ाम, और शर्मल के दो बेटे होते हैं। इनमें से एक का नाम होता है टस्क और एक का नाम होता है गासिब। ये दोनों राजकुमार मिलकर अपने नए साम्राज्य की स्थापना करने के लिए एक अलमच नाम के शहर पर हमला करने वाले होते हैं। हालांकि अलमक शहर एक पवित्र शहर होता है और उस पर आज तक किसी ने हमला नहीं किया और कोई करना भी नहीं चाहता, लेकिन उनका मानना होता है कि अलमक शहर के कुछ लोगों ने उनके साम्राज्य में आके कुछ लोगों को मार दिया है और उनके हथियारों की वजह से उन्हें पता चलता है कि ये अलमक शहर के हथियार है। इसीलिए वो अलमक शहर को अपना दुश्मन राज्य मानकर उस पर हमला करना चाहते हैं। अब इसकी कमान निज़ाम, टस्क और गासिब पर होती है, लेकिन उनके साथ दास्तान नहीं होता। इसीलिए वो राजकुमार दास्तान को बुलाने के लिए उनके संदेशा भेजते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एक हट्टा कट्टा नौजवान जो कुश्ती खेल रहा है, हालांकि वो दास्तान होता है और उसके बुलावे की वजह से दास्तान उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसी रात तीनों राजकुमार और निज़ाम मिलकर उस शहर पर हमला करने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन दास्तान के हिसाब से उस राज्य पर हमला करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आज तक उस पवित्र राज्य को किसी ने हमला नहीं किया और किसी ने उसे जीतने की कोशिश भी नहीं की है। लेकिन निज़ाम दास्तान की बात से सहमत नहीं होता। इसीलिए वो इस बात का फैसला टस्क को करने के लिए लेता है और राजकुमार टस्क इस बात का फैसला करता है कि वो अगले सुबह अलमोन शहर पर हमला करेंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस अलमोंग शहर का कोई राजा नहीं होता। उस अलमोंग शहर की एक रानी होती है जिसका नाम तमीना होता है और वह सारी प्रजा उस रानी का हुक्म मानती है। इसीलिए रानी काफ़ी डर चुकी होती है और उसकी प्रजा भी काफ़ी हैरान होती है, लेकिन रानी उस पर्शिया सेना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रही होती है। लेकिन सुबह होने से पहले ही गासिब उस शहर पर सीधा हमला कर देता है। उस शहर पर हमला करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अलमोंग शहर के दरवाजे इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें कोई भी अंदर से ही खोल सकता है, बाहर से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
इस बात की जानकारी दास्तान को होती है, इसीलिए वो बड़े ही चालाकी से उसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए उस राज्य के पीछे से जाकर उसी बड़ी सी दीवार को लांद कर वो अंदर चला जाता है और कुछ साथी लोगों के साथ मिलकर कई राज्य के लोगों को मार देता है और उन्हीं दरवाजों को अंदर से खोल देता है, जिसकी वजह से सारी प्रजा अब राज्य में घुस जाती है और देखते ही देखते उस साम्राज्य पर कब्जा कर लेती है। अब रानी को ये बात समझ में आ जाती है कि अब हमें घुटने टेकने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए वो अपने मंदिर में चले जाती है और वहाँ से एक खंजर निकालती है। वो खंजर अपने भाई के पास देती है और उसे सलामत से किसी महफूज जगह पर छुपाने के लिए कहती है और उसका भाई वहां से उस खंजर को लेकर निकल जाता है। जैसे ही रानी तमीना का भाई उस खंजर को लेकर कहीं गुप्त रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, उसके सामने दास्तान आ जाता है और उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन दास्तान उससे उस खंजर को छीन लेता है। हालांकि दास्तान को ये पता नहीं होता कि वो खंजर क्या है, इसीलिए वो अब उस खंजर को अपने साथ रख लेता है क्योंकि वो खंजर दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। अलमोंड शहर जीतने के बाद राजकुमार टस्क ये फैसला करता है कि वो राजकुमारी तमीना से शादी करेगा, इसीलिए वो शादी का प्रस्ताव राजकुमारी तमीना के आगे रखता है। हालांकि राजकुमारी तमीना काफ़ी गुस्से में होती है, इसीलिए वो टस्क का प्रस्ताव ठुकरा देती है और जैसे ही उसके सामने दास्तान आता है उसके कमर पर वही खंजर लटका हुआ होता है, इसीलिए वो उसके प्रस्ताव को हाँ कर देती है। हालांकि ये एक चाल होती है। अब पारसियों ने उस अलमोंड राज्य पर कब्जा कर लिया है। इस बात की खबर अब राजा शर्मल को भी लग जाती है, इसीलिए राजा शर्मल फौरन उस अलमोंड शहर पर पहुंच जाता है और वो अपने बेटे से बात करता है। वो राजा शर्मल काफ़ी गुस्से में होता है और वो अपने बेटे से बात यानी टस से बात करता है। वो उसे बताता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें इस अलमोंड शहर पर हमला नहीं कर देना चाहिए था, ये एक पाक यानी कि एक पवित्र शहर है। राजा शर्मल उस शहर पर हमला करने की वजह जानना चाहता है, इसीलिए वो टस को आदेश देता है कि तुम सारे सबूतों के साथ पेश हो। इसीलिए अब टस उस सारे सबूतों को जमा करने के लिए वहां से निकल जाता है। राजकुमार टस जैसे ही राजा शर्मल महल पर आएंगे तब वो उन्हें एक तोहफा देना चाहता था, लेकिन अब वो तोहफा उस दास्तान के हाथ में देता है और उसे कहता है कि ये तोहफा अब राजा को पहना देना। दास्तान से ये कहता है कि राजकुमारी तमीना को तुम्हें राजा के सामने पेश करना होगा। ये सब सुनने के बाद दास्तान उस राजकुमारी के पास पहुंच जाता है और उसे राजा के महफिल में ले जाता है। अब उसी अलमोंग शहर में एक शाही महफिल रखी जाती है जहां पर राजा को उसी शाही अलमोंग का शाही लिबास पहनाया जाता है और अब दास्तान भी रानी तवीना को राजा के सामने पेश करता है। जैसे ही राजकुमारी तवीना को राजा देखकर काफी खुश हो जाता है और वो उसकी शादी टस से नहीं बल्कि दास्तान से तय कर देता है। लेकिन तभी राजा के शरीर पे जो शाही ड्रेस चढ़ा हुआ होता है वो अचानक से जलने लगता है और उसी वजह से राजा की मौत हो जाती है। हालांकि वो शाही लिबास अब दास्तान ने उन्हें दिया था, इसीलिए अब सारे लोग दास्तान पर शक करने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। दास्तान के पास वहां से भागने के अलावा वो कोई चारा नहीं रहता, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है और ये सब अब राजकुमार गासिब देख रहा होता है और तुरंत वो दास्तान को पकड़कर उसे मार डालने के आदेश दे देता है। दास्तान वहां से महलों के ऊपर से कूदते हुए भागने की कोशिश करता है, तभी उसके सामने रानी तमीना आ जाती है और वो उसे भी घोड़े पर बिठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। अब दास्तान, रानी तमीना और उसके दोस्त वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग भागकर किसी महफूज जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दोनों रात गुजार रहे होते हैं। वहां पर रानी तवीना के तेवर कुछ बदले हुए से नजर आते हैं, जहां पर वो दास्तान के करीब जाने की कोशिश करती। हालांकि ये एक सब नाटक होता है। रानी तवीना को जो दास्तान के कमर पे लटका हुआ उस खंजर के पास पहुंचने की कोशिश करती है, उसे हासिल करने की कोशिश कर रही होती है। इस बदले हुए तेवर को देखकर दास्तान काफी परेशान हो जाता है, लेकिन देखते ही देखते रानी तवीना उस पर हमला कर देती है और जैसे ही वो उस पर हमला कर देती है दास्तान उसके कमर पे लटके हुए खंजर को निकाल लेता है और उस ऊपर के सिरे को दबा देता है। इसकी वजह से दास्तान की आत्मा उसके शरीर से निकलकर बाहर आ जाती है। जैसे ही दास्तान की आत्मा बाहर आती है वो सब कुछ देख सकती है और समय को वापस करके वो शरीर में घुस जाती है। जैसे ही दास्तान होश आता है, दास्तान देखता है कि समय वापस आ गया है और वो सब कुछ और समझने का प्रयास कर ही रहा होता है, तभी रानी तमीना फिर से उस पर हमला करती है। ये वही पल होता है जो बीत चुका है और उसी हमले में फिर से दास्तान को उससे एक चाकू लग जाता है और वो फिर से उस खंजर के ऊपरी हिस्से को दबा देता है। फिर से उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है और समय फिर से उसी समय में पहुंच जाते हैं जहां पर रानी रवीना उस पर फिर से हमला करने वाली थी। यानी कि अब दास्तान समय में 2 बार वापस जाके आ चुका है और वो उसी पल पे आके रुक जाता है जहां पर रानी तमीना उससे बातें करते हुए उस पर हमला कर देने वाली थी। इस बार वो रानी तमीना को रोक लेता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने मुझ पे हमला किया तो देख लेना।
यानी कि अब रानी तमीना समझ चुकी थी कि इसने समय में पीछे जाकर सब कुछ देख लिया है। तभी दास्तान रानी तमीना को बताता है कि उसने समय में 2 बार जाकर अपनी जान बचाई है। इसी के साथ साथ दास्तान इस बात को भी समझ जाता है कि उस पवित्र शहर पर हमला करने का मतलब इसी हथियार को हथियाना था। लेकिन उसके सामने एक सवाल होता है कि राज्य में ऐसा कौन है जो इस खंजर को हथियाना चाहता है। जो लिबास उसके हाथ में जिसकी वजह से उसके पिताजी की जान गई है वो टस ने दिया था। इसीलिए दास्तान सबसे पहले टस पर शक करता है कि सारी बातें बताने के लिए वो राज्य की ओर लौटने का फैसला करता है। इसीलिए अब दास्तान वहां जाने की कोशिश करता है जहां पर उसके पिताजी शर्मल का अब जनाजा उठने वाला है, जहां पर जाकर वो राजा निजाम से मिलेगा और उसे अपनी बेगुनाही के सबूत दिखाएगा। दास्तान अब उसी शहर की ओर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रानी तमीना उससे बताती है कि तुम मेरे बगैर कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस खंजर की रेत खत्म हो चुकी थी और जो वहां से जाना चाहता है वो रास्ते काफी खतरनाक है। इसलिए रानी तमीना उससे बताती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। अब इन दोनों के बीच काफी बहस होती है। फाइनली दास्तान ये फैसला करता है कि वो तमीना को अपने साथ ले लेता है। ये दोनों चलते हुए एक ऐसी खतरनाक जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे मुर्दों की घाटी कहा जाता है। वहां पहुंचने के बाद रानी तमीना बड़ी चालाकी से दास्तान के सर पर वार कर देती है और उस खंजर को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर वहां के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग काफी खूंखार होते हैं और वो दास्तान को भी उठाकर ले जाते हैं। हालांकि दास्तान उन खूंखार लोगों के सरदार से उस रानी तमीना का सौदा कर देता है। इसके बदले वो उससे उस खंजर को ले लेता है और उसके गले में जो रेत होती है उसे भी वो निकाल लेता है और उस रेत को खंजर में डाल देता है। उसी मुर्दों की घाटी के आगे एक कबीला होता है। हालांकि वहां पर कोई मुर्दों की घाटी नहीं होती। पारसियों ने उनके कई राज्य हथिया लिए थे, लेकिन आजू बाजू वाले जो लोग थे उन्होंने अपना ही एक इलाका बनाया था और वो काफी खूंखार था। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा खूंखार लोग जमा हुए थे जो पारसियों से बचकर वहां पर आ गए थे। उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए वहां पर मुर्दों की घाटी बनाई थी। अब उसी कबीले का सरदार जिसका नाम शेख होता है वो काफी लालची आदमी होता है। किसी भी शेख को ये खबर लग जाती है कि दास्तान ने किसी फारसी राजा को मार दिया है और उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है और इसी इनाम पाने के लालच में वो अब दास्तान को पकड़ लेता है। ये सब रानी तमीना देख लेती है और वो तभी वहां पर हथियारों से भरा हुआ एक बकेट नीचे गिरा देती है और सारे लोग वहां पर हथियार लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी बीच वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। इसी बात का फायदा देकर वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं और इसी अफरा तफरी में वो खंजर भी उनके हाथ लग जाता है और वो दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग भागते हुए एक ऐसी शाही रैली में घुस जाते हैं जो शाही रैली उसी यानी कि राजा शर्मल के जनाजे की ओर जा रहे थे, जहां पर राजा शर्मल को दफनाने वाले थे। अब दास्तान देखते ही देखते राजा शर्मल यानी कि उसके पिताजी के शव तक पहुंच जाता है और उसी के बाजू में घोड़े पर सवार निजाम होता है और निजाम के हाथ में वो एक चिट्ठी देकर वहां से भाग जाता है। अब राजा निजाम उसी चिट्ठी को पढ़ लेता है और उस चिट्ठी के सहारे वो अब किसी गुप्त जगह पर दास्तान से मुलाकात करता है। जैसे ही राजकुमार दास्तान राजा निजाम से मिलता है वो उसे अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करने की कोशिश करता है। उसे वो खंजर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खंजर रानी तमीना ने बड़ी चालाकी से छुपा दिया था, इसीलिए उसके हाथ में अब दूसरा ही कोई हथियार थमा दिया था। इसे देखकर दास्तान खुद चौंक जाता है और निजाम भी उससे कई सारे सवाल करने लगता है, लेकिन अब दास्तान अपने बेगुनाही का कोई सबूत पेश नहीं कर सकता था, इसीलिए अब निजाम उस पर शक करने लगता है। तभी दास्तान का ध्यान उस निजाम के हाथों पर जाता है जिसके हाथ जले हुए होते। उसे देखकर वो उसे सवाल करता है कि ये हाथ कैसे जल गए। तभी वो उसे बताता है कि तुम्हारे पिताजी का लिबास हटाते हुए उसी वक्त उसी शाही पोशाक में से मेरे हाथों में भी थोड़ी सी जलन हुई और तभी मेरे हाथ वही जल गए। लेकिन इस बात पर दास्तान यकीन नहीं करता और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश के बीच में वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। इसी के साथ साथ राजकुमार गासिब की सारी फौज अब दास्तान पर पूरी तरह से हमला कर देती है और दास्तान किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच राजकुमार गासिब और दास्तान की भी काफी लड़ाई होती है, लेकिन दास्तान उस पर भारी पड़ जाता है और उसे घायल करके वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ राजकुमार टस्क अपने पिताजी के शौक में काफी डूबा हुआ होता है और निजाम उसके कान भरने की पूरी कोशिश करता है। वो दास्तान को खत्म करने के आदेश भी जारी कर देता है। अब हमें पता चलता है कि निज़ाम ने एक काली शक्ति वाली फौज तैयार कर ली है। उसके साथ में जो लोग हैं वो काली शक्तियों के मालिक है और वो कई सारी काला जादू करना जानते हैं। यहाँ तक कि राजा शर्मल को जो लिबास दिया गया था वो उन्हीं काली शक्तियों से लिपटा हुआ था, इसीलिए राजा शर्मल की मौत हो गई थी। सारी कारनामों की वजह उसका राज्य होता है। निज़ाम उन राज्यों को हथियाना चाहता है, उस पर गद्दी पर राज करना चाहता है, इसीलिए उसने सबसे पहले राजा शर्मल को मार दिया है। अब वो दास्तान की जान लेना चाहता है।
और उसी वक्त निज़ाम उस काली शक्ति वाले जादूगर को दास्तान को ढूंढने के आदेश दे देता है और उसे वही खत्म करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ दास्तान रानी तवीना को ढूंढ लेता है और उसे उस खंजर को हथिया लेता है। अब दास्तान और रानी तवीना वहां से भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में रानी तवीना उसे बताती है कि ये कोई मामूली खंजर नहीं, ये भगवान ने दिया हुआ अनोखा तोहफा है, अगर ये खो गया तो कभी भी कायनात नष्ट हो सकती है। और साथ ही साथ वो ये बताती है कि इस खंजर की हिफाजत करना इतना ही फर्ज उसी अलमत शहर का था और इस अलमत शहर को तुम लोगों ने तबाह कर दिया है। और रानी तवीना दास्तान को ये भी बताती है कि अगर ये खंजर अपने सही जगह पर नहीं पहुंच पाया तो दुश्मनों के हाथ लग जाएगा और वो उससे पूरी कायनात को बदल कर रख देंगे। इस वजह से पूरी जीवन जाति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए वो अब ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ से वो खंजर पहली बार किसी को मिला था और वो उसे वही लौटा देना चाहते हैं। वो जगह उन लोगों से काफी दूर होती है और काफी ऊंचाई पर भी होती है। उन लोगों को वहां पर जाने के लिए अपना सफर शुरू करना पड़ता है। एक लंबा सफर तय करने के बाद वो दोनों काफी थक चुके हैं। अब दास्तान एक जगह पर पानी पीने के लिए रुक जाता है। जैसे ही दास्तान पानी पी रहा हो कुछ लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। ये वही लोग होते हैं जो उन्हें मुर्दों की घाटी में मिले थे और उनका जो सरदार था जिसका नाम शेख था, सबसे पहले वो लोग दास्तान को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे पकड़कर वो उसी राजा के पास ले जाना चाहते हैं। लेकिन रानी तमीना उसी शेख से बात करती है और उसे झूठी बातें बताती है। वो उसे सोने चांदी दिलाने की बात बताती है। इतना सारा सोना और इतनी सारी चांदी जो एक गुफाओं में जो एक पहाड़ पर है, अगर हम वहां तक पहुंच गए तो वो सारा सोना तुम ले लेना। ऐसी बात कर शेख काफ़ी लालच में आ जाता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं। जैसे ही वो लोग थक जाते हैं वो एक जगह पर रुक जाते हैं और वही सो जाते हैं। सारे लोग अब थककर सो चुके होते हैं, लेकिन उसी रात उन पर सांपों का हमला हो जाता है। उसी हमले में कई सारे लोग मारे जाते हैं और कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। दास्तान उसी खंजर को उठाकर उसके ऊपरी हिस्से को दबा देता है और वो समय में पीछे जाकर उन घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि ये किसी शैतानी यानी कि काले जादू का असर है। इसीलिए वो उनमें से कई सांप मार देता है और कई लोगों की जानें भी बचा लेता है। और वो लोग सुबह होते ही अपने सफर पर निकल जाते हैं। वो लोग उसी पहाड़ों की तरफ पहुंच जाते हैं और उन पहाड़ों पर चढ़कर वो उन लोगों के मिलने की कोशिश करते हैं जो उन खंजर की हिफाजत करते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता और वो गुफा के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सारे लोग मर चुके होते हैं और उन्हें काले जादुओं से मार दिया गया होता है। इन्हें देखकर रानी तवीना काफ़ी हैरान हो जाती है और वो जल्द से जल्द उस खंजर को उस गुफा में जाकर छुपा देना चाहती है। लेकिन वहाँ पर गाजिब आ जाता है और उसकी फौज उन पर हमला कर देती है। हालांकि गाजिब उन लोगों का कई दिनों से पीछा कर रहा था और फाइनली वो उन तक पहुंच चुका था। अब वो गुस्से में वो दास्तान को मार देने वाला था, लेकिन दास्तान उसे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि कई सारे लोगों को हमने नहीं मारा। ये सब बातें वो उसे समझाने की कोशिश करता है। जैसे ही गासिब सारी बातों का जायजा लेता है उसे यकीन आने लगता है। लेकिन तभी वहां पर उसी शैतानी जादूगर जो कि निजाम ने भेजा हुआ था वो वहां पर पहुंच जाता है और उन पर हमला करने लगता है। और देखते ही देखते वो सारे जादूगरों के लोग अब गासिब की फौज पर हमला कर देते हैं और उसके कई सारे लोग मार देते हैं। अब गासिब को दास्तान पर यकीन आने लगता है। तभी एक आदमी आकर गासिब को भी मार देता है। गासिब को मरा हुआ देखकर रानी तवीना उस खंजर को छुपाने की कोशिश करती है। वो किसी गुफा में घुस जाती है और वहाँ पे उस खंजर को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उस शैतानी शक्ति वाले आदमी पहुँच जाते हैं और वो दास्तान पर हमला कर देते हैं। इसी हमले के बीच में तमीना को भी डर लग जाता है और वो वही बेहोश हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो जादूगर उस हथियार को अपना लेते हैं और उसे लेकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो जादूगर उस चाकू को निजाम के हवाले कर देता है। निजाम उस चाकू को एक मंदिर में रखता है जो कि काफी महफूज जगह होती है और वहाँ पे उन्हीं काली शक्ति वाले पहरेदार होते हैं। ये सब देखकर दास्तान अब उस खंजर को हासिल करने के लिए वापस उस राज्य में लौटने फैसला करता है और वो उस शेख से मदद मांगता है। लेकिन शेख ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि शेख ये सब देखकर काफ़ी डर चुका था। लेकिन उसके कबीले का एक आदमी होता है जो चाकू चलाने में काफ़ी माहिर होता है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए मजबूरी में आकर शेख को भी अब दास्तान की मदद करने के लिए तैयार होना पड़ता है और वो लोग अब फिर से उसी राज्य में लौट आते हैं। अब उसी पारसी राज्य में लौटने के बाद रानी तमीना उन्हें बताती है कि वो खंजर एक महफूज जगह पे एक मंदिर में रखा गया है और उसके पहरेदार काली शक्तियों वाले आदमी जो काफी खतरनाक है और उनसे उस खंजर को निकाल पाना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है।
लेकिन जो उस कबीले का जो चाकू चलाने में माहिर होता है वही सरदार वहाँ पर पहुँचता है और वो अपनी जान देकर उस खंजर को वहाँ से निकाल लेता है। वो हथियार खो जाने की वजह से निज़ाम काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो उस शेख को भी पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो उस जादूगर से भी मिलता है और उससे बताता है कि मुझे वो खंजर किसी भी हालत में चाहिए। दूसरी तरफ दास्तान अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए राजा टस्क के महल पहुंच जाता है और उसके महल में घुसकर वो उसके उसी हथियार के नोक पर उसे रख लेता है। उसे यकीन दिलाने का उसके पास और कोई भी तरीका नहीं था, इसीलिए अपनी बात मनवाने के लिए वो उसे अपनी चाकू के नोक पर रख लेता है और बाद में उससे वो बातें करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि ये जो खंजर है वो कोई मामूली खंजर नहीं है। अब राजा टस्क को यकीन दिलाने के लिए दास्तान अपनी जान भी दे देता है। तभी वहां पर निज़ाम पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे रोक देता है। हालांकि अब राजा टस्क भी निज़ाम पर शक करने लगा है, इसीलिए वो उस खंजर के ऊपरी हिस्से को दबा देता है। तब उसे यकीन हो जाता है कि दास्तान जो भी बताता वो सारी बातें सच है। इसी बीच निज़ाम बड़े ही चालाकी से उस काले जादूगर वाले की मदद से निज़ाम उस टस्क की गर्दन काट देता है और उसे वही मार देता है और वो जादूगर दास्तान पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। अब निज़ाम उस हथियार को लेकर वहां से निकल जाता है। हालांकि निज़ाम को एक ऐसी जगह के बारे में पता था जहां पर एक रेत की घड़ी है। अगर वो खंजर उस रेत की घड़ी में डाल दिया जाए तो वो समय में इतना पीछे जा सकता है कि वो अपने बचपन में जा सकता है। हालांकि निज़ाम की जिंदगी में उसके बचपन किस्से थे जिसकी वजह से उसके एक एहसान की वजह से उसे राजा नहीं बनना पड़ा। हालांकि राजा शर्मल और राजा निज़ाम एक शिकार पर गए थे जहां पर उनके ऊपर किसी शेर ने हमला कर दिया था, यानी कि शर्मल वहां पर मरने वाला था। लेकिन निज़ाम की मदद से राजा शर्मल बच गया था और वो उसे हर वक्त वही किस्सा सुनाता था और राजा शर्मल के बच जाने के कारण निज़ाम कभी भी राजा की गद्दी पर नहीं बैठ पाया। इसीलिए वो उस किस्से को बदलना चाहता था। हालांकि राजा शर्मल को वो शेर के हाथों मरने देना चाहता था और निज़ाम खुद राजा की गद्दी पर बैठना चाहता था। ये उसी समय तक पहुंचने की वो कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसे वो समय में पीछे जाने वाला खंजर की ज़रूरत थी और उस रेत की घड़ी की भी ज़रूरत थी। अब वो उस रेत की घड़ी के पास पहुंच जाता है। अब दास्तान भी तमीना की मदद से उसी रेत की घड़ी का पता लगा लेते हैं और उसी का सफ़र शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो लोग रेत की घड़ी के पास पहुँचते हैं वो रास्ता काफ़ी खतरों से भरा हुआ होता है, यानी कि वहाँ पे कई सारी ढलांगें होती है। अगर उनका एक भी कदम चूक गया तो वो ढलांग से नीचे गिर जाएंगे, यानी कि वो पूरा ढलांग पहेलियों से भरा हुआ होता है और उन्हें पार करके वो उस रेत की घड़ी तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पर दास्तान उन सारी कड़ियों को पार करके उस रेत की घड़ी तक पहुंच जाता है जहाँ पर निज़ाम उस रेत की घड़ी के ऊपर उस खंजर को डालने वाला था, लेकिन उसका सामना सबसे पहले उसी खुखार जादूगर से होता है। उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। इसी में दास्तान से उस जादूगर को हरा देता है और उसे वही मार देता है। निज़ाम उस खंजर को उस रेत की घड़ी में डालने वाला होता है, तभी वहां पर तमीना पहुंच जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निज़ाम उसे उस ढलांग से नीचे फेंक देता है और उसे दास्तान बचाने में कामयाब नहीं हो पाता। खंजर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि उस रेत की घड़ी में उनके जीवन में हो गई सारी घटनाओं के बारे में दिखना शुरू हो जाता है। वो दोनों उन सारी चीजों को देख रहे होते हैं, तभी वहां पर दास्तान एक ऐसे समय पर उस खंजर को अपने हाथ जोर से खींच लेता है। ये वही समय होता है जहाँ पर उन्होंने अलमोंग शहर जीत लिया था वो, और उसी दिन उसके हाथ में पहली बार वो खंजर आया था। उसी समय में जाकर वो लम्हा रुक जाता है, यानी कि अब सारी बातें जैसी की वैसी थी, सिर्फ उन्होंने वो अलमोंग शहर जीता था। अब दास्तान समझ चुका था कि हमें वक्त में एक और मौका मिला है, अब हमें अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए। इसीलिए जब वो रानी तमीना से मिलने के लिए यानी कि टस्क अब अपनी शादी का प्रस्ताव वहां पर रखने वाला था, तभी सबसे पहले दास्तान उन सारी चीजों को रोकने की कोशिश करता है। पारसी सेनाओं के पास जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उन्हें बताने की कोशिश करता है कि ये सब हमारे साथ हुआ एक धोखा है, यहाँ पर कोई ऐसा हथियार नहीं है। ये सारी बातें वो अब टस्क और उसके भाई गाजिब को बताने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात से निज़ाम मुकर जाता है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है और दास्तान निज़ाम की सारी पोल खोल कर रख देता है। इस बात कर अब टस्क को भी यकीन आने लगता है और गुस्से में आकर निज़ाम दास्तान पर हमला कर देता है, लेकिन दास्तान निज़ाम को ही मार देता है। ये सब देखकर राजकुमार टस्क और राजकुमार गाजिब की आंखें खुल जाती है और वो फौरन रानी तमीना के आगे माफी मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। और राजकुमार टस्क रानी रवीना से पूरे दिल से माफी मांगता है और अपने किए की गलती सुधारने के लिए वो उसके आगे एक शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन ये शादी का प्रस्ताव अपने आप के लिए नहीं बल्कि दास्तान के लिए होता है।
रवीना दास्तान से कुछ बातें कर कर उससे वो उस खंजर के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती है, जिससे वो ये पता लगाना चाहती है कि उसने उस खंजर की रूमानी ताकतों का एहसास किया या नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। इस मूवी के डायरेक्टर है माइक न्यूवेल। दोस्तों ये मूवी का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि इस मूवी पर काफ़ी सारे वीडियो गेम्स भी बनाए गए हैं, शायद आपने बचपन में ज़रूर खेले होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जो कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स अब तक मिलते रहेंगे। ऐसे ही मिलता रहूँगा आपके लिए एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।